दोस्तों हाल ही में मैंने सिनर्स नाम की मूवी देखी है जिसे रायन कुगलर डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक रहने वाली है एंड नॉट जस्ट इन हॉरर जॉनरा बट ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं एन इम्प्रेसिव 8.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 98% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 97%। अब ध्यान रहे कि क्योंकि फिल्म नई है तो ये रेटिंग्स फ्लक्चुएट हो सकती है और फिल्म नई होने के कारण फोटो सिर्फ ट्रेलर से ली जाएगी। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग और कल्चरल रेफरेंसेस पे थोड़ी बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म के इंट्रोडक्शन में हमें बताया जाता है कि लेजेंड्स के मुताबिक हमारी दुनिया में ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो कि इतना ट्रू म्यूजिक बनाते थे कि ये म्यूजिक पास्ट और फ्यूचर से स्पिरिट्स को कॉन्ज्योर कर सकता था। इतना ही नहीं, ये गिफ्ट फेम और फॉर्चून ला सकता है, लेकिन ये लिविंग और डेड के बीच के वेल को भी खत्म कर देता है। वर्स्ट ऑफ इट ऑल, ये म्यूजिक इविल को भी अट्रैक्ट कर सकता है। पुराने समय से ही ऐसे लोगों को डिफरेंट नेम्स से बुलाया जाता था, जैसे कि फायर पीपल वगैरह वगैरह। अब इस इंट्रो के बाद हम सैमी नाम के एक यंग आदमी को देखते हैं जो कि बुरी तरह चोटिल था और वो एक चर्च में टूटा हुआ गिटार हाथ में लेके आता है। सैमी को इस हालत में देख के चर्च के लोग परेशान हो जाते हैं और चर्च के पास्टर उसके लिए प्रे करने लगते हैं। वो सैमी को ईविल से दूर जाने को कहते हैं बाय अबैंडनिंग म्यूजिक। सैमी को यहाँ अजीब नाइटमेयर्स आ रहे थे, इंडिकेटिंग कि पिछली रात कुछ तो खतरनाक हुआ था। यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये कहानी 15 से लेके 16 अक्टूबर 1932 की है। खैर, तो एक दिन पहले हम सैमी को देख पाते हैं जो कि अपना काम वगैरह खत्म करके अपना गिटार चर्च में उठाता है। अब इनके कम्युनिटी चर्च के जो पास्टर थे, जिनको हमने पिछले सीन में देखा भी है, वही सैमी के पिता भी हैं। वो सैमी के म्यूजिक वाली हॉबी से खुश नहीं थे। इनफैक्ट वो म्यूजिक को शैतानी ताकत का प्रतीक मानते थे। लेकिन सैमी म्यूजिक का न सिर्फ शौकीन था बल्कि वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट भी था इन ब्लूज म्यूजिक जॉनरा। अब जिन्हें ब्लूज म्यूजिक के बारे में नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ब्लूज एक सोलफुल और इमोशनल म्यूजिक जॉनरा है जो 19th सेंचुरी में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज ने डेवलप किया था और स्पेसिफिकली ये सदर्न यूएस में हुआ था। इसमें यूजुअली स्लो टेम्पो, डीप लिरिक्स और एक्सेसिव गिटार या हारमोनी का यूज होता है जो दर्द, स्ट्रगल और रियल लाइफ के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। कई लोगों के मुताबिक ब्लूज ही रॉक, जैज और R&B जैसे मॉडर्न जॉनरेस की फाउंडेशन भी मानी जाती है। एनीवेज, यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक ट्विन ब्रदर्स पे फोकस करती है जिनका नाम है स्मोक एंड स्टैक। ये दोनों भाई वर्ल्ड वॉर 1 के वेटरन्स हैं और हाल ही में अपने गांव मिसिसिपी वापस आए हैं। इससे पहले ये लोग शिकागो में थे जहाँ ये गैंग्स वगैरह का हिस्सा रहे थे और वहीं से इन्होंने खूब पैसा कमा लिया है। इन्हीं पैसों से दोनों भाई अपने गाँव में एक ज्यूक जॉइंट ओपन करना चाहते हैं। ज्यूक जॉइंट बोले तो ऐसी इनफॉर्मल प्लेस जहां म्यूजिक होगा, डांस होगा, ड्रिंक्स एंड गैम्बलिंग होगा और ये मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए होगा ताकि वो पूरे दिन के काम के बाद अच्छा टाइम गुजार सके। सो ये स्मोक एंड स्टैक ज्यूक जॉइंट खोलने के लिए हॉगवुड नाम के एक व्हाइट इंसान से एक प्लेस खरीदते हैं और हम क्लियरली देख पाते हैं कि हॉगवुड रेसिस्ट था। वो बार बार इन भाइयों को देख के थूक रहा था और इनके पास इतना पैसा देख के आश्चर्य में था। देखा जाए तो ट्विंस के पास इतना पैसा था फिर भी हॉगवुड इन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। खैर, तो प्लेस खरीदने के बाद दोनों भाई टैलेंट्स हायर करने निकलते हैं। मतलब अगर ज्यूक जॉइंट खोल रहे हैं तो कुछ गाने बजाने वाले लोग भी चाहिए होंगे ना। तो हाँ, सबसे पहले ये लोग सैमी को रिक्रूट करते हैं टू सिंग एंड प्ले गिटार। हम ये भी समझ पाते हैं कि सैमी इनका कजन है। इसके बाद स्टैक और सैमी स्मोक से अलग जाते हैं जहाँ ये दोनों मिलके डेल्टा स्लिम नामक इंसान को हायर करते हैं जो कि हारमोनिका या पियानो वगैरह बढ़िया प्ले कर सकता था। सैमी यहाँ पर्लिन नाम के एक सिंगर से भी इंटरेक्ट करता है एंड इट वाज क्लियर कि पर्लिन और सैमी एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। अब यहाँ स्टैक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी से भी मिल पाता है जो कि स्टैक से काफी अपसेट थी क्योंकि वो इतने दिनों तक स्टैक का इंतजार की थी, लेकिन स्टैक उसे छोड़ के जाने के बाद कभी कनेक्ट ही नहीं किया उससे। हम भी समझ पाते हैं कि मेरी की माँ का एक दिन पहले ही देहांत हुआ था और मेरी की माँ ही शायद बचपन में स्टैक एंड स्मोक को कुछ दिन पाली भी थी। वैसे मेरी काइंड ऑफ व्हाइट है, काइंड ऑफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पेरेंट्स हाफ ब्लैक थे और अब वो काइंड ऑफ व्हाइट लोगों के कम्युनिटी का हिस्सा बन चुकी है। अब यहाँ मैं कलर पे एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फिल्म में भी इस चीज पे काफी फोकस किया गया है ताकि 1930s के टाइम के रेसिज्म को क्लियरली दिखाया जा सके। इस पे हम थियरी सेक्शन में थोड़ा और बात करेंगे। खैर, तो स्टैक सैमी और डेल्टा स्लिम को लेके एक कॉटन फील्ड में जाता है जहां वो अपने और स्मोक के पुराने दोस्त कॉर्न ब्रेड को ज्यूक जॉइंट का डोरमैन बनने के लिए, मतलब सिक्योरिटी के लिए रिक्रूट करता है। क्लब में होता है ना, बाउंसर भी होगा, तो यहाँ भी सिक्योरिटी चाहिए ताकि कोई भी अंदर ना आ जाए। वहीं दूसरी तरफ स्मोक टाउन में जाके लोकल चाइनीज शॉपकीपर ग्रेस एंड बो को भी हायर करता है ताकि ये दोनों ज्यूक जॉइंट पे केटरिंग का काम संभाले, मतलब कस्टमर्स को खाने पीने का सामान देना, गैम्बलिंग वगैरह का माहौल बनाना वगैरह वगैरह।
इसके बाद स्मोक अपनी वाइफ एनी से मिलने जाता है और हम समझ पाते हैं कि स्मोक और एनी भले अब भी शादीशुदा हैं, लेकिन एक दूसरे से काफी डिस्टेंट हो चुके हैं। मोस्टली इनके बीच ऑकल्ट रिचुअल्स को लेकर झगड़ा हुआ करता था। इनफैक्ट अब भी झगड़ा हो ही रहा था। एनी ना सिर्फ ऑकल्ट रिचुअल्स में मानती थी बल्कि वो इसे प्रैक्टिस भी करती थी। वहीं स्मोक का कहना था कि वॉर में वो पूरी दुनिया घूमा है और उसे आज तक एक भी घोस्ट नहीं देखा। इस पे एनी कहती है कि वो ऐसी कुछ रिचुअल्स कर रही थी जिससे ये ट्विंस हमेशा सेफ रहे, लेकिन स्मोक गुस्से में उसे याद दिलाता है कि अगर तुम्हें इतना ही कुछ रिचुअल वगैरह आता है तो फिर हमारी जो एक छोटी बेटी थी वो क्यों नहीं बच पाई थी। इसका मतलब ये दोस्तों कि इनकी एक बेटी भी हुआ करती थी जो कि जन्म लेने के कुछ ही समय बाद समाप्त हो गई थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि स्मोक अब भी एनी का दिया हुआ तलिस्मन पहनता था। इनफैक्ट बहस करने के बाद दोनों यहाँ इंटीमेट भी होते हैं। अब यहाँ से कहानी एक रेमिक नाम के इंसान पे फोकस करती है जो कि एकदम चोटिल सी हालत में बर्ट और जोएन नाम के कपल के घर में शरण लेता है। कुछ ही देर बाद रेमिक को ढूंढते हुए कुछ वैम्पायर हंटर्स यहाँ आते हैं और जोआन इनसे झूठ कह देती है कि इनके घर में कोई नहीं आया है। अब जैसे ही सूरज ढलता है ये वैम्पायर हंटर्स तो निकल लेते हैं, लेकिन रेमिक जो कि एक आयरिश इमिग्रेंट वैम्पायर था वो बर्ट का खून पी के उसे भी वैम्पायर बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये देख जोआन चिल्लाती है और सीन कट होता है डिपिक्टिंग कि जोआन पे भी ये लोग हमला करेंगे एंड इन टर्न जोआन भी अब एक वैम्पायर बन गई होगी। कमिंग बैक टू स्टैक एंड स्मोक, वेल इनकी हाइडिंग एकदम मस्त वर्क करी थी क्योंकि फाइनली इनका ज्यूक जॉइंट वाज फंक्शनल एंड आज इनका ओपनिंग नाइट था। हम देख पाते हैं कि भले स्टैक एंड स्मोक ट्विंस है लेकिन इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। लाइक स्मोक बहुत ही ज्यादा सीरियस था, बिजनेस माइंडेड था, वहीं स्टैक थोड़ा दिल से चलने वाला मजेदार इंसान था। ज्यूक जॉइंट पे भी स्मोक वाज वेरी स्ट्रिक्ट की एंट्री की जो फीस है वो सबको देनी है एंड इसमें हम एक्सेप्शन नहीं रख सकते, ना ही इसे हम कम कर सकते हैं। लेकिन स्टैक एंड एनी स्मोक को समझाते हैं कि उनके कम्युनिटी के जो लोग हैं वो दिन भर काम करके आते हैं और यहाँ एंजॉय करने आ रहे हैं, तो अगर उनके पास थोड़े कम पैसे भी हैं तो उन्हें एंट्री दे दिया जाए। खैर यहाँ ज्यूक जॉइंट में ओनर स्टैक और स्मोक के अलावा सैमी एंड डेल्टा स्लिम थे जो कि परफॉर्म कर रहे थे। देन एनी, मेरी एंड पर्लाइन भी आई हुई थी। वहीं ग्रेस और बो भी फूड, ड्रिंक्स एंड गैम्बलिंग वाला सीन देख रहे थे। और सिक्योरिटी पे कौन है? ऑफ कोर्स अपना कॉर्न ब्रेड। अब ये लोग तो यहाँ काम कर रहे थे लेकिन इनके अलावा बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे आए थे जो कि नाच रहे थे, गा रहे थे, खा पी रहे थे, इन शॉर्ट एंजॉय कर रहे थे। एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये ज्यूक जॉइंट जो है वो पहले दिन ही ह्यूज सक्सेस हो चुका था। तो कुछ देर बाद सैमी यहाँ ब्लूज जॉनरा परफॉर्म करना शुरू करता है और उसकी सॉन्ग इतनी ट्रू थी कि हम यहाँ पास्ट और प्रेजेंट के स्पिरिट्स को भी देख पाते हैं। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसा हमें मूवी के इंट्रो में बताया गया था। अब ये परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी थी कि इससे रेमिक भी अट्रैक्ट हो जाता है और अब तो रेमिक के साथ बर्ट और जोएन भी थे एज वैम्पायर्स। यानी इंट्रो में जो कहा गया था कि ऐसी म्यूजिक ईविल भी अट्रैक्ट करती है, दैट वाज 100% राइट। बस फिर क्या था, रेमिक यहाँ बर्ट और जोएन के साथ बार के बाहर आता है और वो अंदर आने की इजाजत मांगता है। रेमिक का कहना था कि वो बस सैमी के म्यूजिक से अट्रैक्ट हुआ है और अंदर आके पैसे खर्चेगा, एंजॉय करेगा, गाना गाएगा विद हिज फ्रेंड्स। लेकिन स्मोक और स्टैक उसे अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं। क्यों? मोस्टली बिकॉज ही वाज वाइट और वो थोड़ा सस्पिशियस बिहेव भी कर रहा था। ऐसे में रेमिक इस पॉइंट से चला तो जाता है लेकिन वो थोड़ी ही दूर पे जाके बर्ट और जोएन के साथ गाना गा रहा था। अब इसके बाद कुछ चीजें होती हैं ज्यूक जॉइंट के अंदर, जैसे कि पर्लिन और सैमी इंटीमेट होते हैं। देन मेरी स्टैक के साथ थोड़ी बहस कर लेती है, फिर स्मोक और सैमी के बीच भी थोड़ी गहमा गहमी होती है वगैरह वगैरह। इन सब के बाद जब मेरी ज्यूक जॉइंट से बाहर अकेली जाती है तो उसे वहाँ रेमिक, बर्ट और जोएन दिखते हैं। ये लोग मेरी को गोल्ड कॉइंस दिखाते हैं, सेइंग कि जॉइंट में एंट्री पाने के लिए वो लोग ये दे सकते हैं। लेकिन बातों बातों में रेमिक का सलाइवा या लार होता है ना, वो टपकने लग गया था, इंडिकेटिंग कि वो मैरी का खून पीना चाहता है। मेरी भी भांप लेती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले वो भाग पाती रेमिक मेरी पे हमला कर देता है। सो यस, अब मेरी भी वैम्पायर बन चुकी है और अगले सीन में वो कॉर्न ब्रेड से परमिशन लेकर बार के अंदर आती है। देन स्टैक को सेड्यूस करती है। अब जैसे ही स्टैक और मेरी इंटीमेट होते हैं, मेरी उसे काट लेती है जिससे स्टैक समाप्त हो जाता है। तभी स्मोक यहाँ आता है और वो ये सब देख मेरी को कई गोलियां मारता है, लेकिन मेरी तो हंसते हुए यहाँ से ऐसे भागती है मानो उस पे बुलेट्स का कोई असर ही ना हुआ हो। तो अब स्टैक को समाप्त देख के स्मोक बहुत इमोशनल था और वो बाकियों से कह के ज्यूक जॉइंट से सभी को बाहर भिजवा देता है। एनी तुरंत समझाती है कि ये मोस्टली वैम्पायरिज्म है, तभी तो मेरी को बुलेट से भी कुछ नहीं हुआ। स्मोक एनी की बात को मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा था उसे वो झुठला भी नहीं सकता था। इसी सब के बीच अपना सिक्योरिटी वाला बंदा कॉर्न ब्रेड पी करने जाता है और रेमिक वहां उस पे हमला करके उसे भी वैम्पायर बना देता है। अब इसके थोड़ी देर बाद कॉर्न ब्रेड ज्यूक जॉइंट के बाहर आता है और वो अंदर आने की परमिशन मांगता है। एनी तुरंत पॉइंट आउट करती है कि कैसे वैम्पायर्स बिना परमिशन के घर के अंदर नहीं आ सकते, और क्योंकि कॉर्न ब्रेड परमिशन मांग रहा है यानी वो कन्वर्ट हो चुका है। कॉर्न ब्रेड यहाँ तुरंत बात को बदल के कहता है कि उसे एटलीस्ट आज के काम का पैसा चाहिए, और जैसे ही स्मोक पैसा देने के लिए हाथ बढ़ाता है, कॉर्न ब्रेड उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक बचते हुए कॉर्न ब्रेड पे ही हमला करता है। तो यस, इस पॉइंट तक किसी पे भी भरोसा करना मुमकिन नहीं था क्योंकि पता ही नहीं कि कौन कौन वैम्पायर्स बन चुके हैं। वहीं कॉर्न ब्रेड तो गोली खाने के बाद भी नाच रहा था। इसी बीच स्टैक जो कि मर चुका था वो वैम्पायर बन के वापस उठ जाता है, लेकिन इससे पहले वो किसी पे हमला करता, एनी उसके ऊपर पिकल
बॉइल्ड गार्लिक जूस फेंक देती है, जिससे अजीब तरह से वो जल के भागता है। अब एनी यहाँ बाकी सर्वाइवर्स को समझाती है कि सिर्फ सिल्वर या वुडन स्टेक से ही वैम्पायर्स को मारा जा सकता है और गार्लिक से भी उनको रिपेल किया जा सकता है। इनफैक्ट बिना इनवाइट किए कोई भी वैम्पायर किसी बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकता। यहाँ एनी स्मोक को एक तलिस्मन भी देती है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, और वो बार के अंदर मौजूद लोगों को गार्लिक वाला पिकल खाने भी कहती है ताकि प्रूव हो सके कि भैया जो लोग अंदर हैं वो तो सारे ह्यूमंस हैं। अब दोस्तों ज्यूक जॉइंट के अंदर बहुत लोग बाहर में आए थे, कस्टमर्स नाच रहे थे, उनको तो बाहर भेज दिया गया था ना। वेल उन सब पे वैम्पायर्स हमला कर चुके थे और वो सभी वैम्पायर्स में तब्दील होकर नाच गा रहे थे विद रेमिक। इनफैक्ट ग्रेस का हस्बैंड बो भी जब बाहर गाड़ी लाने गया तो उसका भी वैम्पायर्स खून पी के उसे वैम्पायर बना दिए। सो वी कैन से कि अब बस कुछ चंद लोग ही बचे थे जो कि ह्यूमन थे, और ये थे स्मोक, एनी, सैमी, डेल्टा स्लिम, पर्लिन, ग्रेस। इनफैक्ट जो भी ह्यूमंस बचे थे वो सब अभी ज्यूक जॉइंट के अंदर थे, जबकि जॉइंट के बाहर सारे वैम्पायर्स इनका इंतजार कर रहे थे। स्मोक एंड टीम का प्लान था कि ये लोग रात यहीं गुजारेंगे और सुबह होने से पहले ऐसे भी वैम्पायर्स को भागना होगा क्योंकि वो लोग मोस्टली सनलाइट में नहीं बच सकते। तभी रेमिक इनसे बात करने आता है और वो इन्हें कन्विंस करने लगता है कि कैसे इन लोगों को भी वैम्पायर्स बन जाना चाहिए। रेमिक क्लियरली कहता है कि वैम्पायरिज्म इज द राइट वे फॉर देम, क्योंकि यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, इन्हें इमॉर्टैलिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा और यहाँ किसी तरह का रेसिज्म भी नहीं है। रेमिक ये भी रिवील करता है कि जॉन बर्ट एक्चुअली में हॉगवुड के लोकल क्लैन के लोग थे और इनका प्लान था सुबह आके स्मोक एंड स्टैक को समाप्त करके इनसे पैसे छीन लेना। दिस डिपिक्ट्स कि कैसे रेसिज्म बहुत ज्यादा है और स्मोक एंड स्टैक पे एनी हाउ हमला होने ही वाला था जस्ट बिकॉज वो लोग ब्लैक थे और किसी तरह पैसा बना लिए थे। इनफैक्ट हम व्यूअर्स यहाँ एक और बात समझ पाते हैं कि जो वैम्पायर दूसरे को वैम्पायर बनाता है वो उनकी मेमोरी एक्सेस कर पाता है। जैसे रेमिक जोएन और बर्ट की मेमोरी को देख पाया तभी तो उसे ये बात पता चला। सो या रेमिक का बेसिक पॉइंट यही था कि एनी हाउ स्मोक एंड स्टैक कल सुबह समाप्त होने ही वाले हैं और सोसाइटी उन्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, नो मैटर वो कितना भी पैसा कमा ले। तो इससे अच्छा वैम्पायरिज्म ही अपना लिया जाए। वैसे स्टैक तो ऑलरेडी वैम्पायर बन ही चुका था एंड ही इज वेरी हैप्पी विथ मेरी जो कि खुद वैम्पायर है, बट रेमिक वांटेड कि वो स्मोक और जो भी उसके साथ लोग बचे हैं उनको भी वैम्पायर में तब्दील कर दे। अब ये ऑफर टेम्पटिंग तो था लेकिन स्मोक एंड बाकी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते और ऐसे में रेमिक कहता है कि उसे बस सैमी चाहिए जिसके बाद वो इन्हें छोड़ के चला जाएगा। दरअसल सैमी के सॉन्ग में वो जादू था जो कि ओल्ड एंड न्यू स्पिरिट्स तक को हिला सकता था और इसी से रेमिक बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था। तो हाँ उसे सैमी चाहिए था, लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग सैमी को हैंड ओवर नहीं करते हैं, व्हिच इंडिकेट्स कि अब एक फुल ऑन वॉर होने वाला था। यहाँ ग्रेस बो की मौत को लेकर बहुत ज्यादा भड़क रही थी और जख्म पे नमक तब पड़ता है जब रेमिक कहता है कि वो ग्रेस की बेटी पे हमला करेगा जो कि फिलहाल ग्रेस के घर पे है। ये सुनते ग्रेस आपे से बाहर होती है और वो वैम्पायर्स को चैलेंज कर देती है। अब चैलेंज मिलते वैम्पायर्स अंदर आ सकते हैं क्योंकि ये काइंड ऑफ इन्विटेशन हो गया एंड देन यहाँ वाकई में एक फुल ब्लोन वॉर शुरू हो जाता है। इस हाथापाई में एनी, ग्रेस एंड डेल्टा स्लिम तीनों मारे जाते हैं। इनफैक्ट डेल्टा स्लिम तो सैमी, स्मोक और पर्लिन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है। नाउ मेरी जो कि ऑलरेडी वैम्पायर है वो एनी की मौत से टूट जाती है और शॉक में बाहर से भाग जाती है। ये बहुत दुखद इसलिए था क्योंकि स्टैक एनी को काट लिया था जिससे वो भी वैम्पायर बन जाती और ऐसे में स्मोक को अपने हाथों से एनी के अंदर वुडन स्टेक डालना पड़ा जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल था। तो इसके बाद सैमी और पर्लाइन वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन रेमिक और स्टैक उन्हें बीच रास्ते में घेर लेते हैं। स्मोक भी वहां आता है एंड देन स्मोक और स्टैक के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है। वहीं सैमी और पर्लाइन रेमिक का सामना करते हैं। फाइट में पर्लिन को वैम्पायर बाइट कर लेता है और मरने से पहले वो सैमी से गुहार करती है कि वो अपनी जान बचा के भाग जाए। सैमी भी कार से भागने की कोशिश करता है लेकिन रेमिक उसका रास्ता रोक लेता है। यहाँ सारे वैम्पायर्स रेमिक के साथ खड़े थे और सैमी का काम तमाम होने वाला था, बट लास्ट मोमेंट में सैमी अपनी गिटार उठा के रेमिक के सर पे तोड़ देता है एंड मोस्टली सैमी के गिटार में एक सिल्वर प्लेट थी जो कि रेमिक के सर में धस जाती है। इससे रेमिक मरता तो नहीं लेकिन उसे दर्द बहुत होता है। इनफैक्ट हम बाकी कन्वर्टेड वैम्पायर्स को भी दर्द से कराते देखते हैं। अब इससे पहले रेमिक पलटवार करता स्मोक वहां आ जाता है और वुडन स्टेक से रेमिक को फाइनली खत्म कर देता है। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद सूर्योदय होने लग जाता है और सारे वैम्पायर्स लोग जलकर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो स्मोक अपने भाई स्टैक से भिड़ गया था और स्टैक वैम्पायर था और उस लड़ाई में स्मोक स्टैक को ऑलमोस्ट खत्म भी करने वाला था, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता कि क्या वाकई स्टैक खत्म हुआ है। सो यस, आपके मन में अगर सवाल है कि स्टैक का क्या हुआ तो वेल इस पे क्लैरिटी आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। एनीवेज तो स्मोक यहाँ सैमी को जल्दी भागने को बोलता है क्योंकि सुबह होते यहाँ हॉगवुड और उसकी क्लैन आने वाली थी। सैमी भागता है और ठीक थोड़ी देर बाद हॉगवुड और क्लैन यहाँ आते हैं। स्मोक यहाँ अकेले गन्स वगैरह लेके इनसे भिड़ जाता है। इनफैक्ट वो सबको मार भी गिराता है। ऑल्दो इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अपनी आखिरी सांसों में उसे एनी और उसकी बेटी का एक प्यारा सा विजन दिखता है एंड इन द एंड वो अपनी इंजरीज के कारण समाप्त हो जाता है। वहीं सैमी जो थक चुका होता है और दुख में डूबा होता है वो अपने फादर के चर्च में लौट जाता है। अब दोस्तों ये मूवी का वही फर्स्ट सीन है जो कि मैंने आपको इनिशियली नरेट किया था। सैमी के पिता जो कि पास्टर हैं वो उसे म्यूजिक छोड़कर सैल्वेशन चूज करने को बोलते हैं, लेकिन सैमी रिफ्यूज कर देता है और अपनी गिटार उठाकर चर्च से निकल जाता
है, मतलब गिटार का बस हैंडल ही बजा था। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों फिल्म में एक मिड क्रेडिट सीन है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ खास नहीं है, ऑल्दो वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो मिड क्रेडिट सीन 60 साल बाद की है, यानी 1992 की, जब हमें शिकागो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम ओल्ड सैमी को देखते हैं जो अब एक फेमस ब्लूज म्यूजिशियन बन चुका होता है। अब उससे मिलने यहाँ स्टैक और मेरी आते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टैक रिवील करता है कि उस रात ड्यूक जॉइंट पे स्मोक ने उसकी जान बख्श दी थी, लेकिन स्मोक यहाँ एक कंडीशन रखा था। कंडीशन ये कि स्टैक सैमी को हमेशा एक पीसफुल जिंदगी जीने देगा। तो ये स्टैक अपना वादा रखा और वो सैमी को कभी हार्म नहीं किया। ऑल्दो स्टैक एंड मेरी यहाँ सैमी को इमॉर्टैलिटी का ऑफर देते हैं, यानी उसे वैम्पायर बनाने का ऑफर। क्यों? क्योंकि सैमी अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला था बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। इनफैक्ट हम स्टैक एंड मेरी को देखते हैं जो कि 60 साल बाद भी सिमिलर ही दिख रहे थे जैसा वो 1932 में दिखते थे, एकदम यंग। ऑल्दो इनका फैशन सेंस अब 90s वाला हो गया है। वहाँ सैमी को जो ये इमॉर्टैलिटी ऑफर किए हैं, सैमी इसको पोलाइटली डिक्लाइन करता है। जाने से पहले स्टैक उससे बोलता है कि एक सॉन्ग सुनाओ और सैमी अपनी गिटार उठा के बजाना शुरू कर देता है। जब स्टैक और मेरी वापस जाने लगते हैं तब सैमी उन्हें बताता है कि आज भी उस रात के नाइटमेयर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन उसे ये भी याद है कि उस रात के एक दिन पहले का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे था। स्टैक भी अग्री करता और बोलता है कि उसका भी वो बेस्ट डे था क्योंकि वही लास्ट दिन था जब वो अपने भाई को आखिरी बार देखा था। देन वो लास्ट डे था जब स्टैक सनलाइट को फील कर पाया था और वो लास्ट डे था जब स्टैक के पास रियल फ्रीडम था। यहीं पे मिड क्रेडिट सीन खत्म होती है और पोस्ट क्रेडिट में हम यंग सैमी को गिटार बजाते देखते हैं। एंड ये दिन मोस्टली उस रात के एक दिन पहले का था, मतलब वो भयावह रात की मैं बात कर रहा हूँ, 1932 वाली। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सिनर्स फिल्म की कहानी और यहाँ कहानी काफी ज्यादा सिंपल सी थी, लेकिन फिर भी ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल रेफरेंसेस और कैसे यहाँ रेसिज्म वाली बात को भी दिखाया गया है। सबसे पहले अगर हम स्मोक और स्टैक पे आते हैं तो हम क्लियरली देख पाते हैं कि कैसे पैसा होने के बाद भी उन्हें समाज में रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था फ्रॉम व्हाइट पीपल। इनफैक्ट हॉगवुड तो इन्हें देख के थूक रहा था और अगले दिन इन्हें खत्म करके इनके पैसे लेने भी आने वाला था। देन रेमिक भी बताता है कि कैसे वैम्पायरिज्म इज द एस्केप क्योंकि वहाँ सब इक्वल है, वहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ऑल्दो देखा जाए तो वैम्पायर्स भी खुद में एक कम्युनिटी है जो कि ह्यूमंस के खिलाफ थे और कैसे इनका वायरस बढ़ते जा रहा था। तो वैम्पायरिज्म से ये लोग दो मैसेज दे रहे हैं, एस्केप करना मतलब इक्वालिटी भी, और कैसे ये लोग चढ़ रहे हैं दूसरे के ऊपर। वैसे इस पे हम और बात करेंगे। सिनर सिर्फ एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म नहीं है बल्कि ये 1930s अमेरिका के डीप रूटेड रेसिज्म और कल्चरल स्ट्रगल को भी एक्सप्लोर करती है। फिल्म का बैकड्रॉप मिसिसिपी डेल्टा का है जहां एक तरफ अफ्रीकन अमेरिकन लोग अपने म्यूजिक और कल्चर के जरिए अपनी आइडेंटिटी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें व्हाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप्स और सोशल इनइक्वालिटी का सामना भी करना पड़ रहा है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे म्यूजिक स्पेशली ब्लूज एक तरह का स्पिरिचुअल वेपन था जो लोगों को उनकी सफरिंग और डिस्क्रिमिनेशन से टेम्पररी एस्केप देता था। तभी यहाँ इस म्यूजिक को ऐसा दिखाया गया है मानो ये ओल्ड एंड न्यू स्पिरिट्स को लाता है, रेफरेंसिंग की म्यूजिक टाइज देम ऑल अगेंस्ट ऑपरेशन अक्रॉस द जनरेशंस। वैम्पायर्स जो इस फिल्म में विलेंस है उन्हें सिर्फ ब्लड सकिंग मॉन्स्टर्स नहीं दिखाया गया है बल्कि वो एक मेटाफर है फॉर सिस्टमेटिक ऑपरेशन, रेसिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन। जब आइरिश इमिग्रेंट वैम्पायर रेमिक लोकल क्लैंसमैन को वैम्पायर बना देता है, वो सीन एक चिलिंग कमेंट्री है कि कैसे हेट और वायलेंस का वायरस एक जनरेशन से दूसरे में पास ऑन होता रहता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि वैम्पायरिज्म जो है उससे यहाँ दो चीजों को डिपिक्ट किया गया है, आप जिस भी नजरिए से देखना चाहे। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये भी है कि डायरेक्टर रायन कुगलर ने इस फिल्म में ऑथेंटिक 1930s डेल्टा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ओरिजिनल ब्लूज म्यूजिशियन के रेयर रिकॉर्डिंग्स को सुन के डायलॉग्स एंड बैकग्राउंड्स को डिजाइन किया था। और जो ड्यूक जॉइंट का सेट दिखाया गया है वो एक्चुअली एक अबैंडन्ड मिसिसिपी बांध में शूट हुआ जिसे प्रोडक्शन टीम ने ओल्ड स्कूल वाइब के लिए रिस्टोर किया। एक और सटल डिटेल ये है कि स्टैक और स्मोक का रिलेशनशिप भी रेशियल और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को मिरर करता है। मतलब दोनों भाई अपने अलग सपने और रियलिटीज में जी रहे होते हैं लेकिन दुनिया का उन पे प्रेशर हमेशा एक जैसा होता है। इस फिल्म में सुपरनैचुरल हॉरर और रियल वर्ल्ड रेसिज्म को इस तरह ब्लेंड किया गया है कि ऑडियंस को सिर्फ डर नहीं लगता बल्कि सोचने पे भी मजबूर किया जाता है कि किस तरह सोसाइटी के मॉन्स्टर्स कभी-कभी ह्यूमन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सिनर्स के पीछे कई ऐसे हिडन और इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो फिल्म को और भी गहरा बनाते हैं और इसे समझने के लिए आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। मतलब मैं सब कुछ एक्सप्लेनेशन में नहीं बता सकता और फिल्म को भी मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। मैंने इसे बस एक बार देखा है तो मुझे जितना याद है उतना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि माइकल बी जॉर्डन का डुअल रोल स्टैक एंड स्मोक दोनों भाई एक ही एक्टर ने प्ले किया है लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज और एक्सेंट इतना अलग है कि मूवी के स्टार्ट के बाद आपको कभी फील ही नहीं होगा कि एक ही एक्टर दोनों रोल्स को प्ले कर रहे हैं। मतलब हाँ, शक्ल सेम है बट स्टिल बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों कैरेक्टर्स में। सबसे क्रेजी बात तो ये है कि स्टैक का गिटार केस जो फिल्म में बार बार दिखाया जाता है उस पे एक छोटा स्टिकर चिपका होता है जिसमें लिखा होता है फ्री बट नॉट फ्री, जो स्लेवरी के खत्म होने के बावजूद ब्लैक कम्युनिटी की रियल लाइफ स्ट्रगल को सिंबॉलिकली रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा फिल्म का ब्लूज हेवी साउंड ट्रैक भी एक रेयर कोलैबोरेशन था जहां मॉडर्न प्रोड्यूसर्स ने असली 1930s ब्लूज रिकॉर्डिंग को रिमिक्स करते वक्त पर्पसली उसमें स्टैटिक और रिकॉर्डिंग हिस छोड़ा ताकि सुनते वक्त ऑडियंस को लगे जैसे वो एक पुरानी डस्टी विनिल सुन रहे हैं। रेमिक का कैरेक्टर भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ लिखा गया है जो एक
आयरिश इमिग्रेंट वैम्पायर है और वो लोकल क्लैंसमैन को वैम्पायर बना देता है। और ये सीन सटल तरीके से इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे हेट और पावर का साइकिल जनरेशंस तक पास होता रहता है, चाहे वो इंसानी दुनिया हो या वैम्पायर की दुनिया। डायरेक्टर रायन कुगलर ने खुद बताया कि उन्होंने वैम्पायर्स को सिंपल मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि सिस्टमेटिक ऑपरेशन का लिविंग मेटाफर बना के डिजाइन किया। और यही इस फिल्म को एक लेयर्ड हॉरर बनाता है, सिर्फ जंप स्केयर वाला हॉरर नहीं, बल्कि फिल्म में ऐसा कोई जंप स्केयर है भी नहीं, बल्कि आपको मजा आएगा, सोचने पे फिल्म आपको मजबूर करेगी। सो यस, ये थी फिल्म की एक्सप्लेनेशन एंड पूरी कल्चरल रेफरेंसेस, जितना मुझे एक बार देख के समझ आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास कुछ और भी पॉइंट्स ऐड करने के लिए है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।